अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन की मौजूदगी में हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का होना यकीनी तौर पर एक ऐसा ब्रेक थ्रू था जिसके बिना सियासी इस्तेहकाम आना नामुमकिन सी बात लग रही थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत झुकने को तैयार है, ना ही पीटीआई हार मान रही है। एक तरफ जुडिशल कमीशन ना बनने की वजह से पीटीआई अपनी ही डेडलाइन से पहले ही मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान कर चुकी है। दूसरी तरफ हुकूमत ने उनके इनकार के बावजूद 28 जनवरी की डेट डिसाइड कर ली है अगली सिटिंग के लिए कि आएँ और बात करें, मगर अभी तक जुडिशल कमीशन बनाने की हामी नहीं भरी है। जबकि पीटीआई पिछली नशिस्त से पहले कह चुकी थी कि अगर तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान होगा तो ही हम चौथी नशिस्त में बैठेंगे। अब सवाल उठ रहे हैं कि मुज़ाकरात से एक फरीक निकल गया तो दूसरा फरीक यानी हुकूमती कमेटी ने फिर डेट क्यों दी है, या हुकूमत ये ऐसा समझें कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है कि मुज़ाकरात की नाकामी का इल्ज़ाम पीटीआई पर लगे कि वो बैठना नहीं चाहते हैं, हम तो बैठना चाहते हैं। शायद इसीलिए हुकूमत ने ऐलान किया है अगली डेट का। गुज़श्ता रोज़ जब पीटीआई ने मुज़ाकरात से निकलने का ऐलान किया तो उस पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने फौरी रद्द अमल दिया कि पीटीआई को आने की भी जल्दी थी और जाने की भी जल्दी है। हो सकता है कि हम जुडिशल कमीशन बनाने पर मान जाएं, मगर ये इंतज़ार तो करते, जिस पर आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की टेबल पर वापसी के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर की है कि अगर जुडिशल कमीशन का ऐलान हुआ तो ही मुज़ाकरात पर दोबारा गौर कर सकते हैं। क्या कहा गौहर साहब ने, देखिए। कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते तो ये आपकी नीयत को ये दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने जो सवाल उठाया कि हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने से रोका किसने है, यही सवाल सियासी माहिरीन भी उठा रहे हैं कि हुकूमत को अब तक लचक दिखाते हुए जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल उठ रहे हैं कि पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की शफाफ तहकीकात चाहती है तो इस पर हुकूमत इतनी सोच में क्यों पड़ी है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने भी हामिद रज़ा के घर और मदरसे पर छापे की मज़म्मत करते हुए कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है तो दूसरी तरफ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसलिए फ़ौरी मुज़ाकरात को रोक रहे हैं। एक तासुर ये भी है कि जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं हुकूमत ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे अपोजिशन के साथ एतमाद साजी का नाम दिया जा सके। हुकूमत की तरफ से पीटीआई से वादा किया गया, मगर फिर भी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवाने में कई दिन लग गए। पहले 9 मई केसेस में पीटीआई कारकुनान को फौजी अदालतों से सजाएं हुई, फिर 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को लंबी कैद सुना दी गई। ऐसे में मुज़ाकरात का मुस्तकबिल पहले ही रोशन नज़र तो आ नहीं रहा था। सवाल ये है कि क्या जुडिशल कमीशन पर मुज़ाकरात को लगा डेडलॉक क्या ख़त्म होगा या एक और मौका तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत को दिया जाएगा। पीटीआई क्या इस पर लचक दिखाएगी या हुकूमत इस पर कोई लचक दिखाने को तैयार है? मुझे ज्वाइन करें इस पर बात करने के लिए राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, तहरीक इंसाफ तो वाज़े कह रही है कि नो कमीशंस नो निगोशिएशंस। वो कहते हैं कि अगर पेशरफ्त हो जाती है तो हम चौथी सिटिंग में बैठ जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जुडिशल कमीशन की बनाने की बात जब भी नून लीग के लोगों से हुई या सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन तो बन नहीं सकता क्योंकि एक तो सजाएं हो चुकी हैं, 9 मई के मुकदमात तो ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ फौजी अदालतों से जो सजाएं हो रही हैं, तो अब तुक नहीं बनता ना कि इस पर क्या जुडिशल कमीशन बनाए जब ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे ख्याल से आपके इंट्रो में ऐसा तासुर जा रहा है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात से उठ के वॉकआउट कर गई है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि हुकूमत ने तो 28 जनवरी की डेट भी दी और हुकूमत ने ये भी कहा कि आपकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर हम तहरीरी तौर पर लिख के आपको वे फॉरवर्ड या उसका जवाब जो है वो 28 जनवरी को देंगे। सवाल यहाँ ये बनता है कि आखिर
ये कौन सी इतनी ज़रूरी डेडलाइन थी कि अगर वो ना मीट हुई तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे? तो इसका तो ये मतलब है कि वॉकआउट पीटीआई करके गई और कोई इतनी जल्दी नहीं थी। जहां 2 साल जुडिशल कमीशन नहीं बना, अगर 1 हफ्ता या 10 दिन हमारा जवाब वो इंतजार कर लेते तो लगता कि वाकई पीटीआई सीरियस है और हुकूमत जो है वो उसने देर कर दी। लेकिन यहाँ तो हुकूमत की अनाउंसमेंट से पहले ही पीटीआई भाग गई मुज़ाकरात से। लेकिन जब यही बार बार कहा जा रहा हो कि कमीशन बन ही नहीं सकता कमीशन, तो वो मुज़ाकरात के लिए एक नेगेटिविटी तो नजर आ रही थी कि आगे तो बढ़ ही नहीं सकेंगे। इंतजार कर लेते 28 जनवरी तक, हम हतमी तौर पे अगर यही उनको ना का इंतजार कर ले, मतलब कि आप लोग हतमी तौर पर ना करना चाह रहे थे? नहीं, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर उनको लगता था कि कोई बयानबाजी हो रही है तो उसका 28 तारीख का इंतजार कर लेते, फिर कह देते कि अब हम ये जवाब हमें पसंद नहीं है, हम खत्म कर देते। देखिए, जब मुज़ाकरात हो रहे थे, एक तरफ सजाएं हो रही थी, फिर 190 मिलियन पाउंड केस में उसमें सजा हुई, हामिद रजा के घर पर छापा मारा जाना, मतलब कि साथ साथ नेगेटिव कार्रवाइयां, वो सारा कुछ पैरेलल चल रहा था। तो ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग बैठेंगे? अब आपने मुद्दे पे आप आई हैं कि जो ये 190 मिलियन पाउंड की जब तक सजा नहीं थी तो मुज़ाकरात चल रहे थे, और जब तक वो ताखीर हो रही थी उस सजा की मुज़ाकरात चल रहे थे। जब सजा सुना दी गई तो मुज़ाकरात से वो वॉकआउट कर गए। तो इससे लगता है ऐसे कि पूरा ये जो कार्रवाई इतनी जो ये पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, वहां से दबाव डालना था, फिर कांग्रेसमैन, अमेरिका के कांग्रेसमैन के तरले लिए, वहां जाके हम कोई गुलाम है से गुलामी की, उनसे खतूत, वो भी प्रेशर डलवाना था, कोई नतीजा ना निकला। फिर 26 नवंबर को जो धावा बोला इस्लामाबाद में, उससे नतीजा ना निकला। तो कोशिश ये थी कि सजा ना हो, कोशिश ये थी कि हमें कोई रिलीफ मिल जाए। और जो पूरे मुज़ाकरात थे वो जुडिशल कमीशन के लिए तो नहीं थे, क्योंकि अगर होते तो वो 28 तारीख तक जरूर इंतजार कर लेते कि हुकूमत का क्या जवाब है। उससे पहले खत्म करने का मकसद ये है कि भाई हमें तो वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था, सजा जो है वो सुना दी गई, तो अब हम वॉकआउट कर रहे हैं। तो ये असल मुद्दा है। जुडिशल कमीशन देखे ना, बनने तो दें, यही तो तहरीक इंसाफ भी बात करी कि जुडिशल कमीशन ने कौन सा इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत जल्दी हो जानी है, जाहिर है उस पर भी टाइम लगेगा। हुकूमत हिचकिचा क्यों रही है जुडिशल कमीशन बनाने से? क्या वजह है इसके पीछे? हुकूमत ने तो नहीं, हमने तो 28 जनवरी को उसका जवाब देना था ना। अगर हम उधर कह देते 28 जनवरी को हम कहते कि जुडिशल कमीशन हम बना ही नहीं सकते, तो फिर आपका ये सवाल बनता था। लेकिन 28 जनवरी को जो जवाब हमने देना था तहरीरी तौर पे, उससे पहले मुज़ाकरात खत्म करने का मतलब ये है कि पीटीआई भागी है मुज़ाकरात। चलिए, अभी भी नहीं, अभी भागे नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर हुकूमत हमारे से मशरूत, वो कह रहे हैं ना सिटिंग को 28 जनवरी की, वो कह रहे हैं अगर आप हमें ये कह दें कि हाँ कमीशन बन सकता है तो हम बैठ जाते हैं आके 28 को। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। ये गौहर साहब ने कहा है। नहीं, गौहर साहब ने कहा है अगर वो बना देते हैं तो फिर हम सोचेंगे, फिर हम खान साहब से मुशावरत करेंगे, फिर देखेंगे। उन्होंने मुज़ाकरात बंद कर दिए। तो इसका मतलब है कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल सकता, हुकूमत कोई उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही है। क्या है, हो सकती है, हो सकता है हम इजाजत दे ही दें, हम बना ही दें कमीशन। कोई ग्रीन सिग्नल आप लोगों की तरफ से भी तो जाए। हमने तो कहा है आप आ जाएं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि आप मुज़ाकरात को खत्म ना करें और आप 28 जनवरी को आ जाएं। तो अगर वो आ जाते हैं तो हो सकता है कि ये चीज आगे बढ़ जाए। देखिए ना, बहुत सारे चीजें हो सकती हैं। ऐसे तो नहीं है कि माय वे और द हाईवे की पॉलिसी चलेगी। हो सकता है 26 नवंबर के हवाले से हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हों, और बिल्कुल तैयार हों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बैकडोर, जिन मुज़ाकरात की बात हो रही थी या जिसको एडमिट भी किया तहरीक इंसाफ की तरफ से, बैरिस्टर गौहर की तरफ से, जो एक मीटिंग पेशावर में हुई थी, वहां से ही कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो पीटीआई मायूस हो गई, तो इसीलिए शायद इनकार हो रहा है? क्या आप लोगों को ऐसा भी कुछ लग रहा है? इनकी डिमांड तो एक ही थी ना, एक ही डिमांड थी कि खान साहब को रिहा करें, खान साहब को सजा होगी। तो मैंने आपको बताया तो सही कि इनकी पूरी जो काविश थी एक, हाँ बिल्कुल, कमीशन की इनका मुतालबा था और रिहाई थी इमरान खान की और दूसरे सियासी कैदियों की। नहीं, ये तो तहरीरी तौर पे था ना, लेकिन अगर उनको सजा ना होती तो ये 28 का इंतजार कर लेते। तो उनका मकसद, उनका पूरी ये जो मुज़ाकरात हैं वो दिखाया कुछ और जा रहा था, किया कुछ और जा रहा था, वरना कोई तुक नहीं बनती थी वॉकआउट की। मतलब कि आप लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को अब ये लग रहा है कि अलकादिर में तो अब सजा हो गई, तो इन मुज़ाकरात के नतीजे में ज़ाहिर है अदालत का फैसला तो बदलने वाला नहीं है, तो बेहतर है पीछे हट जाया जाए, ये लग रहा है आप लोगों को?
बिल्कुल बिल्कुल, वरना कोई तुक नहीं थी ना, इसकी मंतक समझ ही नहीं आती कि 28 को हमने अनाउंस करना था, उसके ऊपर आगे बढ़ना था और अपनी डेडलाइन से वो पीछे हट के भाग गए। इसकी क्या मंतक समझ आती है? सही, तो जो उन्होंने डेडलाइन दी थी 27 जनवरी तक की, तो उनकी डेडलाइन थी, तो फिर क्या हो गया? कोई जमीन और आसमान टकरा गए? अगर इंतजार कर लेते ना, हुकूमत ने 28 जनवरी अनाउंस की थी, ये क्या डेडलाइन अगर क्रॉस हो गई तो फिर क्या हो गया? हमने जब अनाउंस की थी डेट, इंतजार कर लेते। ठीक है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं भागे हैं, तहरीक इंसाफ भाग रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब अल-कादिर ट्रस्ट में उस केस में सजा होने के बाद मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो भाग गए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुम दबा के भाग गए। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात शुरू करने की भी जल्दी थी और अब ख़त्म करने में भी कोई सब्र या लचक उन्होंने नहीं दिखाई, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। यही एतराज़ हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अचानक मुज़ाकरात ख़त्म करने का फ़ैसला है, इस पर उठा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि PTI ने पहले मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी और फिर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए 27 जनवरी की डेडलाइन दी, मगर डेडलाइन से 5 दिन पहले ही मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। आखिर तहरीक इंसाफ को किस बात की जल्दी है? गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से ताउन न करने पर मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं, जबकि हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ऐसी क्या वजह हो गई कि PTI ने 4-5 दिन इंतज़ार नहीं किया। अगर इख्तियार है तो मुज़ाकरात की तरफ वापस आएँ। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। हमारे ख्याल के मुताबिक वो 7 वर्किंग डेज जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को, और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकंसिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। नाजरीन, हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 16 जनवरी को हुआ था, जिसमें PTI ने हुकूमत को अपने तहरीरी मुतालबात पेश किए थे, जिसमें 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा था। 2 रोज़ पहले PTI ने जुडिशल कमीशन के लिए 27 जनवरी की डेडलाइन दी, जबकि गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर की तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया गया। बैरिस्टर गौहर ने आज भी कहा कि अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को लेकर जुडिशल कमीशन बना देती है तो मुज़ाकरात जारी रख सकते हैं। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ही दी हुई डेडलाइन से यूटर्न क्यों लिया? डेडलाइन ख़त्म होने का इंतज़ार तो कर लेते, क्यों नहीं किया? क्या उन्हें हुकूमती कमेटी के तहरीरी जवाब का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI वाले अपने लीडर से मुखलिस नहीं हैं। उन्हें पता था कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलना, जबकि सेनेटर फैसल वाडा ये कहते हैं कि हुकूमत और PTI दोनों जमहूरियत खेल खेल रहे हैं। दोनों का एक ही हदफ था कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। अब सवाल यह है कि इमरान खान के पुराने साथी फैसल वाडा PTI की मौजूदा लीडरशिप पर फिक्स मैच खेलने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? दूसरी तरफ मुज़ाकरात से निकलने के बाद PTI का अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सियासी जदोजहद करने का PTI का इरादा भी है। ये ऐलान PTI पिछले 1 साल से बार बार करती आ रही है, लेकिन अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने में नाकाम रही है। सवाल यह है कि PTI दोबारा सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। मुज़ाकरात की नाकामी पर इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान भी किया था, तो क्या बाकायदा इसकी कॉल दी जाएगी? आइंदा PTI की स्ट्रैटेजी क्या होगी? इससे पहले भी तहरीक इंसाफ उन्होंने सड़कों पर भी निकल कर देख लिया, जलसे भी करके देख लिए, जिसका नतीजा एक ही रहा और वो था रियासत की नाराज़गी। इस पे इजाफा तो हुआ लेकिन कम ये नहीं हो सका। तो क्या अब जो मौजूदा हालात हैं ये जल्द से जुलूस व एहतजाज के लिए साजगार हैं? मैं बात करूंगी अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली साहब, हुकूमत एक बात में तो बिल्कुल सही नज़र आ रही है कि एटलीस्ट अपनी दी हुई जो डेडलाइन थी, जो 28 जनवरी को ख़त्म होनी है,
उसका तो इंतज़ार कर लेते, हमारे जवाब का तो इंतज़ार कर लेते। आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि डेडलाइन ख़त्म होने से 4 दिन पहले ही आप लोगों ने मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सारी नून लीग कह रही है, हम लोग तो समझने से कासिर हैं कि अपनी दी हुई डेडलाइन का इंतज़ार नहीं कर सकी तहरीक इंसाफ। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखिए, मुज़ाकरात ख़त्म होना कोई अच्छी बात तो नहीं है, इससे तो हम भी मुत्तफ़िक हैं, लेकिन वजह क्या है? असल में तो नुक्ता यही है ना कि आपने भी ये सवाल उठाया कि हमने क्यों इसको ख़त्म किया। हुकूमत को इसका पता है, और वो है कि हुकूमत की गैर संजीदगी। हुकूमत ने इस मुज़ाकरात के अमल को संजीदगी से नहीं लिया और सिर्फ टाइम गेन करते रहे, और हमारे जो मुतालबात थे उल्टा उसका मजाक उड़ाया। बल्कि मेन जो मुतालबा था जुडिशल कमीशन का 9 मई और 26 नवंबर का, उसको एक विश लिस्ट कहा, उसका मजाक उड़ाया, उसको गैर संजीदगी से ट्रीट किया। तो हुकूमत की जो नॉन सीरियसनेस है, दैट इज द ओनली रीजन, और कोई वजह नहीं है। नहीं, वो कहते हैं हम चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब देना चाहते थे, लेकिन आप लोग तो जवाब लेने के लिए तैयार नहीं है। उनका अमल उनका जवाब है, और अब भी कोई गया कुछ नहीं है। अगर हुकूमत संजीदा है तो क्या अमर माने हैं। मैंने परसों ये बात की थी और बैरिस्टर गौहर ने भी आज वो बात की है। और मैं समझता हूँ कि 100 बातों की एक बात है, वो ये है कि अगर हुकूमत ये समझती है कि जुडिशल कमीशन बनाना वक्त की ज़रूरत है ताकि इस बात की तहकीकात कर ली जाए गैर जानिबदार अंदाज में कि डी चौक पे जो लोग शहीद हुए हैं वो क्यों हुए और किसने किए। वो बातें बिल्कुल ठीक, लेकिन अपनी दी हुई डेडलाइन से 4 दिन पहले मुज़ाकरात से बैक ऑफ करना, पीछे हटना, ये तहरीक इंसाफ ने अपने सर पर इल्ज़ाम क्यों लिया कि आप लोग संजीदा नहीं हैं? अगर डेडलाइन का इंतज़ार कर लेते, तो अगर चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब ले लेते, उधर से इनकार आता, तो तहरीक इंसाफ आप नहीं समझता है कि मजबूत पोजीशन पर खड़ी होती। फिर उनके सर पर सारे इल्ज़ाम जाते कि उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड को नेगेटिव उन्होंने जवाब दिया, तो इसीलिए मुज़ाकरात नाकाम हुए। आप लोगों ने अपने सर पर ये इल्ज़ाम क्यों लिया? क्या आप लोग भाग रहे हैं? मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ों ने माहौल बड़ा ख़राब किया, जिसकी वजह से बात इस नहज पे पहुंची। उसमें एक तो इमरान खान साहब से मुस्तकिल बुनियादों पे जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी मुलाकात ना कराना। हुकूमत ने एक तरह से अपनी बेचारगी का भी इजहार किया जब बहुत से जिम्मेदार हुकूमती लोग ये कहते हुए पाए गए कि कमेटी की मुलाकात हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखें, उस कमेटी में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साकडार साहब भी हैं, उसके चेयर जनाब स्पीकर सादिक साहब करते थे। दोनों जिम्मेदार लोग हैं, और दोनों की यकीन दहानी के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी। फिर जिस चीज ने बहुत काम खराब किया मेरे ख्याल में, वो ये था कि जो परसों इन्होंने साहबजादा हामिद रजा साहब के साथ किया, मुज़ाकराती कमेटी का एक अहम रुकन जो तर्जुमान है उसका, और वो मुज़ाकराती कमेटी की एक तरह से आप ये समझ लें कि बैकबोन है, उसको जाके आप पकड़ रहे हैं, उस पर छापे मार रहे हैं, उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या मुज़ाकरात कामयाब करने का ये तर्ज अमल होता है कि जब आप मुज़ाकरात करते हैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर को ही आप उस पर ही छापे मारें, उसको ही बेइज्जत करें, उसको ही पकड़ने की कोशिश करें। ये चीज़ें देखें, हुकूमत को अपनी 2 बातें में हुकूमत को अपनी इस तर्ज अमल पर ज़रूर सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि क्या ये तर्ज अमल दुरुस्त था जो उन्होंने किया कि साहबजादा हामिद रजा पे छापा पकड़ने की नाकाम कोशिश, मदरसे पे छापा, इमरान खान साहब को 10 साल की सजा, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दे देना, और इस दौरान जब ये सारा कुछ हो रहा है बेशुमार पर्चे और काट देना, हर तरह की तकलीफों से पीटीआई और उसके लोगों को, कुछ तो हुकूमत भी जो है वो माहौल बेहतर बनाती। अगर हुकूमत माहौल बेहतर बनाती, अभी राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ थे, वो कह रहे थे कि जब तक अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला डिले हो रहा था, मुज़ाकरात चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बातचीत हो रही थी, लेकिन जैसे उधर से सज़ा हो गई, तहरीक इंसाफ को लगा कि इमरान खान की जो रिहाई का मुतालबा है वो तो ज़ाहिर है अब इन मुज़ाकरात में तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि फ़ैसला अदालत ने किया है, अदालतों से ही फैसले होने हैं। तो इसीलिए
मायूसी हो गई तहरीक इंसाफ को कि सज़ा तो हो गई, अब तो मुज़ाकरात को कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए बैक ऑफ कर गया? नहीं, एहसान साहब की बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। राना अफजल साहब के बरखुरदार हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नून लीग के सीनियर मेंबर थे और सख्त मुखालफत के बावजूद बड़ा एहतराम का रिश्ता था। वो फाइनेंस को समझने वाले आदमी थे, तो उनका एक एहतराम तो हमेशा है, लेकिन मैं उनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। देखें, तो फैसला है अलकादिर का, पोस्टपोन होता रहा, बिल्कुल पोस्टपोन होता रहा। हम तो पहले दिन से कह रहे थे क्या फैसला आप कर लीजिए, लेकिन जिस तरीके से वो फैसला आया है, जिन जज साहब ने किया है, उनके बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, हामिद मीर साहब की तरफ से बहुत से लोगों ने उस पर बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको फारिग किया था, कदगन लगाई थी कि आपने जुडिशल फैसले नहीं करना है, तो वो फिर साबिक वज़ीर आज़म के केस में उनको बैठा दिया। दूसरा जो NCA का मुआहदा था, अपना जो है, अपना क्या नाम है उनका, जो बिजनेस टाइकून है मलिक रियाज साहब, तो उसमें तो क्लियर लिखा है कि पैसा तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। अभी आप हाई कोर्ट में देख लेंगे, हाई कोर्ट में सारा सामने आ जाएगा। तो इतना बिल्कुल ब्लेटेंट वायलेशन, ओपन एंड शट केस पे इमरान खान को 10 साल की सजा दे देना, ये मुज़ाकरात को सबूताश करने के मुतरादिफ है और बहुत ज्यादती हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर तो कहीं ना कहीं ये वजह है कि मुज़ाकरात से बैक ऑफ किया है, कहीं ना कहीं ये वजह है। मेरे ख्याल में मेन वजह जो है वो जुडिशल कमीशन है। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने में संजीदा है तो उनके हाथ किसी ने नहीं पकड़े। वो जुडिशल कमीशन तो हुकूमत यहाँ पे फिर अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है ना, कि इतनी जल्दी क्या थी? 2 साल से अगर जुडिशल कमीशन नहीं बना तो 27 तक का, 28 तक का वेट कर लेते। 2 साल से भी तो इंतजार कर रहे थे ना, तो 28 तक का भी वेट कर लेते। अगर हुकूमत की बात को हम सच मान लें कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने में संजीदा है, तो वो उसका ऐलान कल कर सकते हैं, उसूली तौर पे ऐलान कर सकते हैं कि बिल्कुल हम तहकीकात करना चाहते हैं। उसके बाद हमारी बदनीयती सामने आ जाएगी। खुदा न खास्ता अगर हमारी बदनीयती है तो फिर हम मुज़ाकरात से आए बाएं शाएं करेंगे। हुकूमत के पास तो बेहतरीन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये है ना, देखें आप लोग कह रहे हैं ना कि 9 मई पर 9 मई वालों को तो सजाएं मिल रही है ना, अब तो उस पर जुडिशल कमीशन बन भी गया। जिनको बेचारों को सजाएं होगी उन्होंने तो भुगत लिया ना उन्होंने तो सजाएं। लेकिन इसमें बहुत एक अहम बात है। अहम बात क्या है? अहम बात यह है, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का बाइकआउट कर दिया या खत्म कर दिए, ओके, वो शहादतें तो अपनी जगह पड़ी हुई हैं, वो वाक़या तो अपनी जगह पड़ा हुआ है, वो किलिंग्स तो अपनी जगह पड़ी हुई। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस इल्जाम से अपना दामन धोए, अपने माथे से ये दाग मिटाए। उसके लिए हुकूमत को, अगर हम हो या ना हो उस मुज़ाकरात में, तहरीक इंसाफ की डिमांड हो या ना हो, हुकूमत को एक ऐसे गैर जानिबदार फोरम से इसकी तहकीकात करवानी चाहिए। देखिए, मैं बड़ी संजीदगी से ये बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक वो मॉडल टाउन वाले दाग से अपने आप को नहीं धो सके। अपनी सियासत का जो उनका दामन है वो मॉडल टाउन के खून से रंगीन है। उसके ऊपर ये डी चौक का वाकया हो गया है। अगर शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि वो उसमें बेगुनाह है तो हम चाहे डिमांड करें ना करें, जुडिशल कमीशन तो उनको बनाना ही चाहिए 26 नवंबर पे, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क में सियासत करनी है, पाकिस्तान में सियासत करनी है। और सियासत के लिए कुछ भी हो, आप पे कोई भी दाग लगे, खून का दाग नहीं लगना चाहिए। तो अभी भी वो एक कमीशन का ऐलान करके अपनी नेकनियती साबित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के सीनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 17वीं सदी के मशहूर अमरीकी राइटर बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्हें अमेरिका का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर वो कहते हैं कि विदाउट फ्रीडम ऑफ थॉट्स देयर कैन बी नो सच थिंग्स एज विजडम एंड नो सच थिंग एज पब्लिक लिबर्टी विदाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी आज़ाद सोचों के बगैर अक़ल का आना नामुमकिन है, और अवामी आज़ादी तभी मुमकिन है जब आज़ादी इजहार राय होगी। दुनिया के किसी भी कोने में और किसी भी दौर में सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय इक़्तिदार के ऐवानों को पसंद नहीं आती, और लगभग हर हुकूमत ने ही अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को काबू करने के लिए जो हो सकता है वो हमेशा किया है और अब भी किया जा रहा है।
सहाफ़ियों और अपोजिशन के एहतजाज के बीचों बीच कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ मतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 को मंजूर किया। इस बिल के तहत नाज़रीन झूठी खबर फैलाने वाले शख्स को 3 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकेंगी। सहाफ़ती तंजीमों ने पीका एक्ट तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हुए अदालत जाने का ऐलान किया है। इस बिल के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन, इसकी मनसूखी और मेयारात के तयन का इख्तियार होगा। पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी को सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़र्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकेगी। यही नहीं, मुसल्लह अफवाज, पार्लियामान या सूबाई असम्बलियों के ख़िलाफ़ गैर कानूनी मवाद को ब्लॉक करने का इख्तियार भी होगा। इस कानून के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अथॉरिटी से रजिस्टर्ड करवाना लाजमी होगा, वरना उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इस तरमीमी एक्ट के लिए वफाकी हुकूमत एक ख़ास ट्रिब्यूनल भी बनाएगी, जिसका चेयरमैन हाई कोर्ट का साबिक जज होगा। ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 60 दिनों में चैलेंज किया जा सकेगा। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ये कह रही है कि हुकूमत ने बग़ैर मुशावरत के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बग़ैर इसको मंजूर किया है। PFUJ, CPNA, एमेंड और डिजिटल राइट्स के लिए काम करने वाली जो तंजीमें हैं, उनका ये मानना है कि पीका एक्ट तरमीमी बिल सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं, बल्कि इसका हदफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर इस बिल को सेनेट से मंजूर किया गया तो सहाफ़ती तंजीमें कह रही हैं कि मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने भी इस बिल को सहाफ़त के ख़िलाफ़ हुकूमत का हथियार कहा है, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस बिल को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक कदम करार देते हुए कहा है कि ये बिल सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि फ़ेक न्यूज़ फैलाने वालों के ख़िलाफ़ है। तो सवाल ये है कि जब PTI दौरे हुकूमत में पीका एक्ट में तरमीम की गई तो मुस्लिम लीग नून तब इसे काला कानून कहती थी, तो आज ये बिल कैसे जस्टिफाइड है? PTI के दौर में नून लीग सहाफ़ियों के साथ खड़ी थी और आज नून लीग के दौरे हुकूमत में PTI सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। सवाल ये है कि पहले से मौजूद डेफेमेशन यानी हत्या इज़्ज़त बिल, साइबर क्राइम एक्ट और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के होने के बावजूद बार बार क़वानीन में तब्दीलियाँ क्यों? सहाफ़ती तंजीमों को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? क्या ये वाकई आज़ादी इजहार राय पर हमला है? क्या हुकूमत वाकई इख्तलाफी आवाज़ों को, तनकीदी आवाज़ों को दबाना चाहती है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, साबिक वज़ीर हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपका। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जैसे कि मैंने कहा, आपको भी याद होगा PTI के दौर में जब यह कानून लाया जा रहा था उस वक्त मरियम नवाज़ भी इसे काला कानून कहती थी। वो तो बल्कि यहाँ तक कहती थी कि मैं तो मीडिया रेगुलेशंस पर यकीन ही नहीं रखती। उन्होंने ये भी कहा था कि जब जब सहाफ़ियों को मेरी और नवाज़ शरीफ की ज़रूरत होगी तो सहाफ़ी मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। मरियम औरंगज़ेब उस वक्त फरमाती थी आइन और बुनियादी जो हकूक़ है इंसानी उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। तब जो है वो PTI के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती थीं। आज PTI सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हर दौर में आज़ादी इज़हार राय को सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश की जाती रही है? नज़रिए ज़रूरत के को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमतें जो हैं वो फैसला करती हैं कि कैसे सहाफ़ियों को दबाना है। देखें, जो इज़हार राय की आज़ादी और जो सहाफ़त की आज़ादी है वो उसको हमारे आइन में भी तहफ़्फ़ुज़ है और दुनिया भर के जो जमहूरी आइन हैं उनके अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिका की आपने मिसाल दी, बेंजामिन फ्रैंकलिन की। बात यह है कि इज़हार राय की आज़ादी और सहाफ़त की आज़ादी और झूठ फैलाने की, बुहतान तराशी की, हैजान अंगेज़ी की, लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने की इजाज़त देना, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। अगर किसी ने जुर्म किया है ऐसा जिसके नतीजे में इंसानी जान या लोगों की बड़े ग्रोह की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ जाती हैं या किसी की बग़ैर किसी वजह के सिर्फ अपने मफादात के लिए किसी की शोहरत ख़राब करने के लिए झूठी मालूमात घड़ के दी जाती है, तो फिर 3 साल बहुत कम सज़ा है।
और 20 लाख कुछ भी नहीं है, फिर तो सजा इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। बहुत सारे मुल्कों में जो सिविलियन जो लायबल डेफेमेशन के कवानीन हैं वो बहुत सख्त हैं। जो चीज़ें पाकिस्तान में जिस तरीके की डेफेमेशन होती है, उस तरह की चीज़ें जब बरतानिया में होती हैं या दूसरे मुल्कों में होती हैं तो आपने देखा है कि करोड़ों पाउंड और डॉलर जो है वो उनको देने पड़ते हैं। हाँ। तो उसूली तौर पर तो मैं यही कहूँगा कि हमें अपने जो सिविलियन जो लायबल कवानीन हैं उनको मजबूत करना चाहिए और जो जुर्माने हैं उसको बढ़ाना चाहिए। सिविलियन जो मुकदमात हैं, बदकिस्मती से हमारा जो अदालती निज़ाम है, आपके पास आम आदमी की बात तो छोड़ दें, बड़े बड़े लोग हैं, शहबाज शरीफ को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, नजम सेठी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और इस तरह की बेतहाशा मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। बदकिस्मती से ये है कि अब जो सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम जो लेकिन हमें ये नहीं पता ना, फेक न्यूज़ की डेफिनेशन हर हुकूमत अपने मुताबिक करती है ना। यही तो बात मैं कह रही हूँ कि फिर हुकूमत हो अपोजिशन हो, सबको इस उसूल पर इत्तफाक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब तहरीक इंसाफ इसको लागू करना चाहती थी तो मुस्लिम लीग नून इसके खिलाफ आवाज़ें उठा रही थी। आज मुस्लिम लीग नून अगर इसको लागू करना चाहती है तो PTI उसके खिलाफ आवाज़ें उठा रही है। एक तो इसमें यकसुई होनी चाहिए, दूसरा ये कि फेक न्यूज़ है नहीं है इसका फैसला कौन करेगा। पिछले जुमे को आप इस मुल्क में थी जी, पिछले जुमे को एक फैसला आया, आपके इल्म में है जी। आपने ये देखा कि कुछ चैनल्स ने ये खबर ब्रॉडकास्ट की कि इमरान खान को बरी कर दिया गया जी। ये फेक न्यूज़ है या सच्ची न्यूज़ है? बिल्कुल। उसके बाद कुछ चैनल्स ने इस पर माफ़ी भी मांगी कि गलती से चल गई, एडमिट कर लिया, डटे नहीं रहे। आपके ख्याल में ये गलती से हो सकता है? आपके पास कोई फैसला आएगा, माफी तो गलती पर मांगी जाती है ना, तो ठीक है, लेकिन इस तरह की आपके इल्म में है, लाहौर में पिछले दिनों ये खबर फैलाई गई कि एक बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती हुई है और उसकी एक नाम नेहाद माँ भी निकल आई और उसके नतीजे में फसादात शुरू हो गए थे, हंगामे फूट पड़े थे। आपके इल्म में है? जी जी। आपने देखा कि बरतानिया के अंदर अभी पिछले साल जुलाई में एक झूठी खबर के मुसलमान किसी तारकी और हंगामे फूट पड़े थे। बिल्कुल हाँ। तो आज के ज़माने में और पिछले ज़मानों में जब कोई बंदा झूठी बात अपने मोहल्ले में करता था, अब वो झूठी बात सोशल मीडिया पे करता है और अगर उसमें सनसनीखेज़ी ज़्यादा है, आप मेरे सामने तमाम जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं उनके यूट्यूब चैनल खोल लें, उसके जो थंबनेल्स हैं वो पढ़ लें, उसमें कितना सच है और कितना झूठ है। बात यह है कि मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि जो मीडिया की जो तंजीमें हैं उनके साथ डिस्कशन होनी चाहिए, सलाह मशवरा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ एहतजाज काफी नहीं है। अभी सिर्फ कौमी असेंबली में यह मंजूर हुआ है। लेकिन आप इसको इस हकीकत को क्या आप झुटला सकते हैं कि हुकूमत ज़ाहिर है वो कह रही है ना कि अपने चैनल को आपने रजिस्टर्ड करवाना है। कोई यूट्यूब हर कोई माइक पकड़ पे तो सहाफ़ी नहीं बन सकता और ये बात हकीकत भी है। तो आप इस हकीकत को क्या झुटला रहे हैं कि फिर हुकूमत उसी को इजाज़त देगी ना जिस पर हुकूमत समझती है कि हाँ ये आवाज़ हुकूमत के खिलाफ नहीं है। हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखना है। जो लोग लाखों करोड़ों डॉलर बना रहे हैं उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो जो मुतल्लिका जो इदारा है वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराएं, और वो भी इस ऑनलाइन दौर में जिसमें कि आपको ऊँट पे चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आपने कोई टैक्स देना है जो कि जायज़ बनता है तो वो आपको देना चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोई हुकूमत अपने मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बुरे कानून वो होते हैं जिनके अंदर ये गुंजाइश छोड़ी जाती है कि उसको अब्यूज ऑफ पावर कर दें। कानून की हुक्मरानी और कानून के जरिए हुक्मरानी में फ़र्क है। तो हमारी जो मीडिया की तंजीमें हैं उनको सिर्फ नारेबाजी करने की बजाय इस बिल को जो कि अभी सिर्फ कौमी असेंबली ने मंजूर किया है उसमें वो शिक बताएं कि यहाँ पर ये इसका गलत इस्तेमाल होगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करें। सेनेटर्स को भेजें, अभी सेनेट ने मंजूर नहीं किया,
जब तक सेनेट इसको मंजूर नहीं करती तो ये एक्ट का दर्जा हासिल नहीं करेगा। ये ना कहे कि अदालत जो है वो कानून को कलअदम करार दे देगी। अदालतों का काम कानून साजी करना नहीं है। आप कहें कि जी पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। अब पिछले दिनों आपने देखा तो ये तो फिर हुकूमत को भी चाहिए ना कि मंजूरी से पहले आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा लें ताकि वो भी पढ़ लें मुसव्वदे में लिखा क्या है, तजावीज़ क्या है, और वहीं पर बहस हो जाए। वहीं पर अगर आपने कुछ ऐड करवाना है ऐड कर लें, कुछ निकालना है निकाल लें। ये भी तो एक वतीरा बन गया ना कि स्टेक होल्डर्स को मुशावरत किए बगैर आप चीज़ सामने ले आते हैं, फिर शोर मचता है, फिर दोनों तरफ से फिर अदालतों में जाने की बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं हुकूमत की भी तो गलती इसको कह लें या जल्दी कह लें। मैं आपसे इस हद तक इत्तेफाक करता हूं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, मीडिया के जो इदारे हैं, उनके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन कानून बनाने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान को है। ये हक आप उससे छीन नहीं सकते। बदकिस्मती से पार्लियामान के अंदर बहस नहीं हो रही। आपने माहौल देखा जब शहबाज शरीफ पिछली दफा कौमी असम्बली में आए जी, वहां पर तो पीटीआई को खान साहब की तरफ से अहकामात हैं कि आपने असेंबली चलने नहीं देनी, आपने ऊ करना है, आपने फला 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 करना है। तो बात यह है कि असल जो फोरम है बहस का वो पार्लियामान और उसकी कमेटीज हैं, वहां पर यह बहस होनी चाहिए। का तरीका भी तो शहबाज शरीफ साहब ने बताया था। इस कौम को ऊ पे लगा दिया शहबाज शरीफ साहब ने, अब क्या करें। वो ठीक है, लेकिन आप अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे तवक्को रखते हैं कि जब कानून साजी हो रही है तो उस वक्त आप अपना जो नुक्ता नज़र है उसको रखें। आप सिर्फ हुल्लड़बाजी ना करें, कापियाँ ना फाड़ें, ये ना करें। हुकूमत को स्टेक होल्डर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए, लेकिन जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको भी अपना एक मुतबादिल मंसूबा देना चाहिए, बताना चाहिए कि फला शिक ख़राब है, इसको इस तरह से नहीं इस तरह से करें। सही। अच्छा, लेकिन सोलंकी साहब पहले से जो मौजूदा कवानीन है, डेफमेशन यानी हत्या के इज्जत बिल है, साइबर क्राइम एक्ट है, डिजिटल राइट प्रोटेक्शन है, ये अथॉरिटीज़ ये सब होने के बावजूद भी जब आपके पहले कवानीन है, इसका मतलब है कि आप इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम हैं। आप वो अमल दरामद करवा ही नहीं पा रहे हैं, आप नई से नई चीज़ें लाए जा रहे हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करा लेगी? पहले भी तो कानून मौजूद है ना। देखें, जो आपके कवानीन मौजूद हैं वो आपका जो अदालती निज़ाम है वो इतना नाकिस है। आज जो हमारा जो अदालती जो हैसियत है सारी दुनिया में अदालतों के हिसाब से, वो आपको नंबर मालूम है और वो ऐसे ही खुद ब खुद नहीं पहुंचा। तो ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ कवानीन न बनाएं बल्कि जो अदालती इस्लाहात हैं उसमें इसको यकीनी बनाएं। आप देखें जब इस तरह की हंगामी सूरत हाल हुई है तो 24 घंटे अदालतें लगा के लोगों को फ्रांस में, बरतानिया में सजाएं हुई कि नहीं हुई। 6 जनवरी की सजाएं जिनको अब ट्रंप साहब ने रोल बैक किया है, लेकिन वो कितनी तेजी के साथ हुई। हमारा निज़ाम ऐसा क्यों नहीं होता? सही। सोलंकी साहब, मेरा आखिरी सवाल कि यहाँ पर बैठने वाले सहाफ़ी को तो आप सोशल मीडिया जो चला रहा है, यूट्यूब चला, उसको तो काबू कर लेंगे। जो बाहर बैठकर सही लाखों में डॉलर्स कमा रहे हैं और तनकीदी अपने वीलॉग्स कर रहे हैं, इस हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, बाहर बैठकर, पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो सही इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसका आप क्या करेंगे? वो उतना ही आप उनको दबा सकेंगे। इस वक्त जो टेक जायंट्स हैं, कई टेक जायंट्स जो है उनकी जो माली हैसियत और उनका जो असर नफूज़ है उसका अंदाज़ा आपको इससे हो गया होगा कि जब हल्फ बर्दारी थी ट्रंप की तो उसके दाएं बाएं आगे पीछे कौन लोग थे। उसके अपने जो आने वाली काबीना के अरकान इतने नहीं थे जितने के टेक जायंट्स थे। तो उनको वो मुल्क जिनकी मईशत मजबूत है, आप भारत देखें, सारे जो ये सोशल मीडिया की कंपनीज है उन्होंने दफातर खोले हैं, बिल्कुल वहाँ पर आप वो उनको दबा भी लेते हैं, उनकी चीज़ें निकलवा भी लेते हैं। हम जब तक अपनी जो मुआशी हालत है और जो मईशत है उसको बेहतर नहीं करेंगे, अपने निज़ाम को, सियासी निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, तो जो बाहर बैठ के जो प्रोपेगेंडा होता है हमारे खिलाफ, उसके खिलाफ हम बहुत कुछ नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मेरे साथ। शुक्रिया सर आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अगर ये कहा जाए कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात मुल्क की तारीख के मतनाज़ तरीन इलेक्शन थे तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन को हुए 1 साल होने वाला है, लेकिन फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क के तनाज़े ख़त्म नहीं हुए हैं। पूरी दुनिया ने उंगलियाँ उठाईं कि ये कैसे इलेक्शन है कि जीतने वाले खुश हैं ना ही हारने वाले। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ना मानते हुए इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम करना, इसे इलेक्शन से पहले और बाद में लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, और फिर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पीटीआई को मखसूस सीटें ना देना किसी और के नहीं इलेक्शन कमीशन के, ये सब कारनामे हैं। मगर अब मुल्क की तारीख के मतनाज़ तरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर जाने का वक्त आ गया है, जो बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन में शफाफ इलेक्शन करवा कर एक ज़ाहिर है इसका एक हल निकलवा सकते थे, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान के रिटायरमेंट की मुद्दत भी पूरी होने जा रही है। 1 रोज़ बाकी है। नया इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? अभी तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक मुशावरती अमल होता है वो शुरू ही नहीं हो सका। आइन के आर्टिकल 213 के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती 45 रोज़ में 1.5 महीने में होना ज़रूरी है, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक नई सूरत हाल है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर और अरकान रिटायरमेंट के बावजूद नई तैनाती तक अपने ओहदों पर रहकर काम जारी रख सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि जिस हुकूमत ने इतने एहतमाम से आइन में 26वीं तरमीम करवाई है वो खाली होने वाले ओहदों पर नई तैनाती फौरी क्यों करवाएगी? एक तरफ हुकूमत को कोई जल्दी है ना ही ज़रूरत, तो दूसरी अपोजिशन यानी पीटीआई फ़ौरन नया इलेक्शन कमीशनर लगाने का मुतालबा कर रही है, क्योंकि नई अपॉइंटमेंट से पहले वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत होना ज़रूरी है। लेकिन अभी तक वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन से कोई रब्ता किया है, ना ही अपोजिशन का पहल करने का इरादा है। ऐसे में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चंद दिन पहले स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा कि जिसमें मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के 2 अरकान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाएं। तरीक़ेकार के मुताबिक अगर अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म में मुशावरत कामयाब नहीं होती या बराह रास्त नहीं होती तो दोनों अतराफ़ से 3-3 नाम 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाएंगे। अगर किसी एक नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो ये मामला स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाएगा। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती में 1 साल की ताख़ीर का रिकॉर्ड ये हिस्सा है। ऐसे में सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? ऐसे में इलेक्शन उमूर के माहिर और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ये कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक़ राय मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का किरदार बड़ा अहम हो जाएगा। उन्होंने अपने रिसेंटली कॉलम में इंकशाफ किया है कि हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए एक ऐसे ब्यूरोक्रेट का नाम आगे लाने का सोच रही है जो इस वक्त एक अहम आइनी इदारे का मेंबर है। कंवर दिलशाद के मुताबिक इस ब्यूरोक्रेट के नाम पर उमर अयूब खान को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। वो कौन है? कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, सवाल छोड़ दिया आपने कि हुकूमत किसी ऐसी शख्सियत के बारे में गौर कर रही है जिस पर अपोजिशन लीडर को भी एतराज़ नहीं होगा, उसका नाम भी बता दें आप। नहीं, नाम तो दरअसल फिलहाल तो राज में रखा जाएगा। अच्छा। लेकिन ये हकीकत है इस मामले में कि अंदरूनी खाना दर पर्दा हुकूमत भी और अपोजिशन लीडर जो है ये आपस में मशावरत कर रहे हैं दर पर्दा तरीके से, एक नाम पर इत्तेफाक राय हो जाए। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन के मार्क में बताया कि ठीक है कि 26वीं आइनी तरमीम में लिखा गया है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाता या मेंबर 2 उसमें कोई मुद्दत नहीं लिखी है, वो साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। साल तो पीटीआई के दौर में एक रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, जब 2 मेंबरान को लगाने के लिए साल का वक्त गुजर गया, टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ। सरदार रजा साहब जब रिटायर्ड हो गए थे तो उस वक्त 4 मेंबर मौजूद थे। उन 4 मेंबरों में से जो सबसे सीनियर मेंबर थे जस्टिस इल्ताफ इब्राहिम, उनको जो है चीफ इलेक्शन कमीशन क्या मुकाम कर दिया गया था। वो 3 महीने 4 महीने रहे या तो सुनवारी है, तो जितने भी वो नाम आए वो तो इत्तेफाक राय नहीं हो सका। और बाद में सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में इमरान खान भी एग्री करके और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी जो है उन्होंने तस्लीम कर लिया। लेकिन ये सारे मामला अब भी जाहिर है कि बड़ा अहम है, लेकिन आईनी 26 तरमीम में 45 दिन का जिक्र आर्टिकल 215 में मौजूद है। वो जब 45 के अंदर करना, लेकिन माजी की मसाला आपने दे दी है, नहीं हुआ। लेकिन अब साफ बात ये हो रही है अंदरूनी तौर पर
कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं जब तक रहेंगे उनकी एक किस्म की अबूरी तो इंतजाम के तहत होगा, उनका इंटरिम सिस्टम होगा। उसमें जो पॉलिसी मैटर होंगे तो वो खुद जानबूझ कर वो पॉलिसी मैटर पे बड़ी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो आप ये बज़ाहिर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि मुशावरत शुरू हो, बैकडोर बातचीत हो रही है? नहीं, बातचीत देखा ना, बातचीत का अंदाजा ये लगाइए कि आज पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पार्लियामेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी की चेयरमैनशिप है, जो कि किस्म के वजीर आजम के मुताबिक उन्होंने नाम तजवीज़ कर दिया और वो जनाब PTI के जो थे जुनैद अकबर वो बन गए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, और जो उनके इख्तियारात वो वजीर आजम के बराबर हैं और किसी से मशावरत करने नहीं, अचानक हो गया फैसला। इसी तरह ये भी किसी तरह भी अचानक फैसला हो जाएगा क्योंकि मुज़ाकरात तो उन्होंने शुरू कर देने हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के भी बाद मुजरा जो है वो आँख में चोली खेल रहे हैं ताकि हालात बिगड़ते भी जाएं, ठीक भी हो जाएं। वो दोनों गेम खेल रही है हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं वो डबल गेम खेल रही है कि मुज़ाकरात नाकाम भी हो जाए। आपने 16 जनवरी को एक कॉलम लिखा था जिसका उन्वान था दरमियानी रास्ता निकालना होगा। हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा रोल होता है। 8 फरवरी को बहरहाल हम लोगों ने देख भी लिया, लेकिन जो कुछ अमेरिका में हुआ, जिस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर एक्स के थ्रू एक कैंपेन चलाई गई और जिस तरीके से एलन मस्क को एक बहुत वो करीम है डोनाल्ड ट्रंप के और जो ओहदा उनको दिया गया है, तो अब लगता ये है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज़्यादा अमेरिका जो है वो हर जगह जहां वो चाहता है अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनवाना, वो बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन कर सकेगा एलन मस्क साहब का जो एक्स है उसके थ्रू। तो लगता ये है कि आने वाले दिनों में वो रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी देखा कि इतनी मुखालफतों के बावजूद, पेंटागन की मुखालफत हो, वहाँ की आवाम की हो, एक कैंपेन ऐसी चली कि बता दिया गया कि आने वाला प्रेसिडेंट कौन है। तो लगता है कि मुस्तकबिल में अब यही होने जा रहा है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी अहम बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अब तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात हुकूमत के चल रहे हैं या फौजी टाइम पर मुअत्तल हो गए हैं, तो उसमें तहरीक इंसाफ ने एक बड़े नाम मुतालबात रखे हैं। मसलन 9 मई की जुडिशल जो है कमीशन बनाया जाए, हाँ। जबकि ISPR 4 दफा उसको चार्जशीट कर चुकी है 9 मई के हवाले से, अब उसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह आप 24 नवंबर 27 नवंबर के बारे में चाहती है जुडिशल कमीशन, वो भी गवर्नमेंट तस्लीम करे। बहुत ही कमजोर, तो उन्होंने क्यों नहीं मुतालबा किया कि 8 फरवरी के इंतखाबात की जांच पड़ताल करने के लिए जुडिशल कमीशन मुकर्रर किया जाए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में, जैसे कि माजी में हुआ था, चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क की सरबराही में बना था। उन्होंने वो मुतालबा नहीं किया। आप हैरान होंगी कि मुतालबा नहीं किया, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मसाइल पूरी गवर्नमेंट हिल जाती। अब पूरी गवर्नमेंट जो कुछ दिन में तारे नजर आते अगर ये मुतालबा कर देते, तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक बार जो आपने इंटरनेशनल मार्च में बताई, ये जो 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हुए हैं, इसमें जो बेकायदगी भी हो गई है, करंट प्रैक्टिस भी हुई है, इसमें हाथ किसका है? इसमें हाथ है चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। जिस वक्त वो इस लिहाज से जब इलेक्शन कमीशन ने 5 जजों को खत, 5 हाई कोर्ट के जजों को खत लिखे कि जनाब आप अदलिया से अपने हमें ऑफिसरान दे दें, तो अदलिया ने ऑफिसरान इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया, उन्होंने एग्जेक्टिव को रख लिया। जब एक रिट पिटीशन दाखिल हुई लाहौर हाई कोर्ट में कि जनाब जुडिशल ऑफिसर मुकर्रर की जाए, और ऑनरेबल जज ने हुक्म जारी कर दिया कि इंतखाबात जो है वो जुडिशल ऑफिसरान की निगरानी में होगा। लेकिन रातों रात काजी फायज ईसा साहब ने बगैर पूछे, किसी ने मशवरा किए बगैर ही, उन्होंने एक इमीडिएटली हालात को तब्दील कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कादम करार देकर आप हैरान होंगे कि जिस वकील ने यह मुकदमा दायर किया था लाहौर हाई कोर्ट में, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी। अब की ये पूछे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से कि आपको क्या तकलीफ हुई थी भाई? आप इलेक्शन कमीशन है तो बाकायदा हाई कोर्ट के तमाम जुडिशल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए थे रातों रात कि जो हमारा सफर ठीक हो गया है, हमारा बोझ उतर गया है, लेकिन आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रातों रात बदल दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सही मुतालबा था 8 फरवरी का, अगर वाकई 8 फरवरी का मैंडेट छीना गया, पहला मुतालबा आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ का ये होना चाहिए था 9 मई या 26 नवंबर की जुडिशल कमीशन बनाए, इसकी तहकीकात करवाएं,
इसका कोई तुक नहीं बनता था। देखो जी, आपको कमीशन तो क्या फायदा होगा? अब कमीशन ठीक है कि आपने 9 मई ये वैसे पीटीआई के अंदर जो लोग रह चुके हैं, फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि कोई मुतालबात करने वाले नहीं है। क्या बन जाएगा जुडिशल कमीशन से? क्या निकल आएगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। मुतालबात वो कहते हैं इन्हें 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात का करना चाहिए, तो पीटीआई के अपने लोग कहते हैं। यही था तो पूरी गवर्नमेंट ही जाती था। अब देखो ये गवर्नमेंट कैसी है कि 5 बैनुल अक़वामी पे इंतख़ाबात भी हो रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडन ने मुबारकबाद नहीं दी, मौजूदा प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पॉलिसी स्पीच में कोई जिक्र नहीं किया। बाकी ठीक है कि हमारे दोस्त मेहरबान हैं, मोहसिन नकवी साहब अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। दिलशाद साहब आपका बहुत नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।